नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हमारा प्रोग्राम देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए, जिनके पास देश की तीसरी सबसे बड़ी भूमि है। आज हमारा ये प्रोग्राम हमारे उन 25 करोड़ मुस्लिम भाइयों के लिए है जिनके नाम पर चंद नेता अपनी दुकानों को चलाते हैं और हमारे मुस्लिम भाई अपना घर तक चलाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। आज हमारा ये प्रोग्राम उन मुस्लिम बच्चों के भविष्यों के लिए है जो वर्तमान में शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, रोजगार में पिछड़ा हुआ है, रहन सहन में पिछड़ा हुआ है, जबकि उनके भले के लिए बना वक्फ बोर्ड 9,40,000 एकड़ जमीन का मालिक है। आज हम आपको देश से लेकर राजस्थान के वक्फ बोर्ड का पूरा विश्लेषण करेंगे और उनके द्वारा ही दिए गए आंकड़ों की हकीकत आपको बताएंगे, ताकि आप ये तय कर पाए कि आपको पुराना वक्फ बोर्ड चाहिए या फिर नया। क्योंकि अगर पुराना वक्फ बोर्ड आपकी जिंदगी को बदल पाता तो यकीनन आज तक बदल देता। वही सवाल यह भी कि क्या वक्फ संशोधन पर मोदी पर भरोसा जताया जा रहा है। देश के लिए जीता हूं। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आई ओपनर आंकड़े के साथ। एक ऐसा आंकड़ा जो आपकी आंखों को खोलेगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो जरा देखिए, एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि वक्फ की जमीन कितनी है और देश में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग कितनी है। वक्फ की जो कुल जमीन है वो है 9,40,000 एकड़। देश में मुस्लिम आबादी है लगभग 25 करोड़ के आसपास। अब इस आंकड़े को गौर से देखिए, क्या वाकई में देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन के लिए फायदेमंद नहीं होनी चाहिए? इतनी जमीन होने के बावजूद अगर देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है, बिना रोजगार के जी रही है, बिना शिक्षा के जी रही है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही, तो इस जमीन का इस्तेमाल कहां हो रहा है? क्या ये मुस्लिम पॉपुलेशन को वक्फ बोर्ड से नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि ये जो 9,40,000 एकड़ जमीन है, इससे कितना पैसा आ रहा है, कितने मदरसे चल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम कितने किए जा रहे हैं, सामाजिक उत्थान के लिए क्या किया गया, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या गया, युवाओं की शिक्षा के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया गया, आप अंदाजा लगाएंगे। ये जो जमीन है, इससे सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि सिर्फ 200 करोड़ की आमदनी होती है, सिर्फ 200 करोड़। एक मोटा अंदाजा भी लगा लिया जाए, अगर 1 एकड़ जमीन से 1 लाख रुपए की आमदनी हो, क्योंकि आप अपने घर को एक बार किसी से पूछेगा कि जिस घर में आप 5 लोग या 10 लोग रह रहे हैं, उस घर की जमीन कितनी है, 50 गज है, 40 गज है या 70 गज है, और अगर वो किराए पर आपको मिले तो वो कितने किराए में मिलेगी। फिर किसी से पूछेगा कि 1 एकड़ जमीन जयपुर में, गुड़गांव में, महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर या किसी और शहर के अंदर कितना कमाकर दे सकती है, कितना रेंट दे सकती है और उससे कितनी आय अर्जित हो सकती है, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन जिस वक्फ की जमीन का हम जिक्र कर रहे हैं, वो आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जरा इस आंकड़े को भी गौर से देखिए। दरअसल तीसरी सबसे बड़ी जमीन, देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी जमीन वक्फ के पास है। सबसे पहले 33 लाख एकड़ रेलवे की जमीन है, दूसरी 17 लाख एकड़ सेना सुरक्षा मंत्रालय की जमीन है और तीसरी 9,40,000 एकड़ के आसपास वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसमें बीते 10 सालों के अंदर बेहताशा इजाफा हुआ और कहा जा सकता है कि 2013 के बाद से यह जमीन दोगुनी हो गई है। बाजार में इसकी जो अनुमानित कीमत बताई जाती है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। आप सोचिए, ये इतना पैसा है कि हर एक परिवार को एक घर मिल जाए।
हर घर के हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, उसके बावजूद इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा बच जाए जिसको वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं और वो कैसे कैसे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो 9,40,000 संपत्ति का जिक्र हम कर रहे हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल हो सकती है। तो जरा इसमें से चल और अचल संपत्ति को भी एक बार देख लीजिए। इसमें अगर बात करें तो कब्रिस्तान के लिए 1,50,516 एकड़ जमीन है जो लगभग 17% के आसपास है। अब कह सकते हैं इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन जो 1,13,187 एकड़ जमीन जो लगभग 13% है वो दुकानों के लिए है, वो कमर्शियल दुकानों के लिए है। अब जरा सोचिए 1,13,187 एकड़ जमीन सिर्फ 200 करोड़ कमा रही है, और ये नहीं कमा रही है। इसके अलावा देखिए 92,505 एकड़ जमीन जो कि लगभग 11% हाउस के लिए है, वो भी मिला लीजिए इसमें। 1,26,189 अन्य जमीन को मिला लीजिए इसमें। इसके अलावा 64,724 प्लॉट की जमीन को मिला लीजिए इसमें। दरगाह, मजार और मकबरा उसके लिए जो जमीन इस्तेमाल हो रही है वो 33,492 एकड़ हो रही है, जबकि मस्जिद के लिए 1,19,200 एकड़ जमीन जो कि लगभग 14% है। एग्रीकल्चर के लिए 1,40,784 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है जो 16% है। और अगर इस पर सही कायदे से फसलों को उगाया जाता तो भी आमदनी 200 करोड़ को क्रॉस कर जाती। इसके अलावा जो अचल संपत्तियों की संख्या है वो 8,72,000 एकड़ है, जबकि चल संपत्तियों की संख्या 16,000 एकड़ है और कुल संपत्तियों की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। हम आपको यह नहीं बता रहे हैं आज कि वक्फ के पास जो संपत्ति है वो संपत्ति कहां से आई। आज हम आपको यह भी नहीं बताएंगे कि नेहरू के दौर से लेकर पीवी नरसिम्हा के दौर तक और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर पर जो संशोधन हुए उससे वक्फ की जमीनों में क्या इजाफा हुआ। आज हम आपको यह भी नहीं बताने वाले कि जो बिल, जिस विधेयक को लेकर संसद में बहस चल रही है वो कितना बदल जाएगा। लेकिन हम आज आपको यह जरूर बताएंगे कि अगर वर्तमान वक्फ बोर्ड से आपकी जिंदगी बदलती तो अब तक यकीनन बदल चुकी होती। एक उदाहरण के तौर पर एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं। जरा यह भी देखिए किस स्टेट के अंदर वक्फ के पास कितनी संपत्ति है। आज हम आपके लिए प्रोग्राम वक्फ की नजर से कर रहे हैं ताकि आप यह समझ सके जिस वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए आप सड़कों पर हैं, उस वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल आपके लिए हुआ ही नहीं और वो संपत्ति वैसे भी नए कानून के जरिए कहीं नहीं जा रही है। लेकिन जरा एक मोटा मोटा आंकड़ा देखिए। यूपी के अंदर 2,32,547 संपत्तियां हैं जो लगभग 27% है। पश्चिम बंगाल में 80,480 संपत्तियां हैं जो 9% हैं। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब के अंदर 75,965 संपत्तियां जो लगभग 9% हैं। गुजरात में 39,940 संपत्तियां जो 5% हैं। कर्नाटक में 62,830 संपत्तियां जो 7% हैं। केरल में 53,282 संपत्तियां हैं जो 6% हैं। तमिलनाडु में 66,092 संपत्तियां जो 8% हैं। तेलंगाना में 45,682 संपत्तियां जो 5% हैं। और राजस्थान में वक्फ के पास जो संपत्तियां हैं वो 30,895 संपत्तियां हैं। 30,895 संपत्तियां राजस्थान के अंदर है। अब राजस्थान को खंगालने की कोशिश करते हैं तो चलिए आज हम आपके सामने राजस्थान में वक्फ की संपत्ति किस जिले में कितनी है ये पूरा का पूरा डाटा सामने रख रहे हैं और उसके बाद आपसे एक सवाल करेंगे। उस सवाल का जवाब आप खुद से पूछेगा, हम इस प्रोग्राम में नहीं देंगे। लेकिन किस जिले के अंदर कितनी संपत्ति है और उससे कितना रेवेन्यू है ये हम नहीं, जो ऑफिशियली आंकड़ा जारी किया गया उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। चलिए जिलेवार समझ लेते हैं, जरा देखते जाइए। यह पूरा राजस्थान का नक्शा और उसमें अजमेर के अंदर 3,224 संपत्तियां हैं। अलवर के अंदर 2,446, बांसवाड़ा में 340, बारा में 683, बाड़मेर में 360, भरतपुर में 2,231 संपत्तियां वक्फ के पास हैं। भीलवाड़ा में 777, बीकानेर में 389, बूंदी में 454, चित्तौड़गढ़ में 635, चूरू में 336, दौसा में 329, धौलपुर में 1702, डूंगरपुर में 188, गंगानगर में 395,
हनुमानगढ़ में 252, जयपुर के अंदर 2733। इस आंकड़े को गौर से समझिएगा। जयपुर में 2733, जैसलमेर में 244, जालोर में 295, झालावाड़ में 616, झुंझुनू में 575, जोधपुर में 2497, करौली में 449, कोटा में 1093, नागौर में 2113, पाली में 665, प्रतापगढ़ में 187, राजसमंद में 240, सवाई माधोपुर में 715, सीकर में 572 वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं, सिरोही में 376 हैं, टोंक में 2042 संपत्तियां वक्फ के पास हैं और उदयपुर के अंदर 542 संपत्तियां वक्फ के पास हैं। और अब जरा देख लीजिए जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, उस आंकड़े के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है उस तरफ गौर फरमाइए। राजस्थान में वक्फ की जो कुल संपत्तियां हैं वो 30,895 संपत्तियां हैं, 30,895। और जो आमदनी है वो गिनते जाइए कितनी जीरो हैं, क्योंकि इन जीरो को हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जितनी जीरो को हम जोड़ रहे हैं वो सारी की सारी जीरो ही बन रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये दरअसल जो आंकड़ा सामने आया, जो 33 जीरो हम आपको दर्शा रहे हैं, वो दरअसल दिया गया आंकड़ा है, वक्फ की तरफ से दिया गया आंकड़ा है, वक्फ एस्टेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। आप जाकर खुद खंगालिए, आपको पता चलेगा कि वक्फ की जो ऑफिशियल डाटा जो इस वेबसाइट पर है उसमें जीरो आमदनी दिखाई गई है। हालांकि दूसरी तरफ खान खान बुधवाली साहब कह रहे हैं कि 2 करोड़ की आमदनी है। एक बार 2 करोड़ भी मान ले तो जयपुर के अंदर 2000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, महज 2 करोड़। अब हम आपको यह नहीं बताने वाले कि यह जमीन कैसे और किसको दी गई और राजस्थान की मुस्लिम आबादी के उत्थान में क्या भूमिका इस जमीन की रही है। क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं? आप अपने इलाके, अपने शहर में वक्फ की संपत्ति की जानकारी मांगे, साथ में लिस्ट मांगे कि यह जमीन किस किस व्यक्ति को कितने सालों के लिए लीज पर दी गई और क्यों दी गई और इससे कितनी आमदनी हो रही है। यकीन मानिए आपकी आंखों से वो पट्टी हट जाएगी कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल आपकी भलाई के लिए हो रहा है। उस लिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइम लोकेशन की जमीनें किसी भी गरीब के हिस्से में नहीं आई शायद, जबकि इन प्राइम लोकेशन की जमीनों का किराया जो वक्फ ले रहा है वो 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए के आसपास ले रहा है। अब सोचिए, इतना तो एक गरीब आदमी भी दे सकता है, तो फिर किसी गरीब को ये जमीन क्यों नहीं मिली? और ये आपको पता लगाना है। और आपका मन फिर भी कहीं ना जाने का हो तो घर में जो भी बच्चा इंटरनेट जानता हो उसको कहिए कि बेटा जरा वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इस साइट को जरा खोल दीजिए और उस पर आपको आपके इलाके की सारी वक्फ की संपत्ति मिल जाएंगी और उन संपत्तियों से कितनी आमदनी हो रही है वो भी मिल जाएगी। हम कब्रिस्तान की जमीन की बात नहीं कर रहे, हम मस्जिद मकबरे की जमीन की बात भी नहीं कर रहे, हम इसके अलावा मदरसे की जमीन की बात भी नहीं कर रहे। लेकिन जो दुकानें हैं, जो व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जमीन इस्तेमाल हो रही है, जो मकान है जो व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनसे कितना किराया आ रहा है। पूरे एमआई रोड के आसपास की जमीन वक्फ की है, जरा जाकर खंगालिए इससे कितनी आमदनी हो रही है और किसी को कितने साल के लिए लीज पर दी गई है। 99 साल के लिए लीज पर दी गई और आमदनी ना के बराबर। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये तय करें कि भाई वक्फ क्या वाकई में उन जमीनों का इस्तेमाल आपके भले के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कर रहा है, या उस संपत्ति का इस्तेमाल चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। और यह गंभीर सवाल है, क्योंकि जो जिंदगी आपने तंगहाली में जी है वो आपको जीनी नहीं पड़ती अगर वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल होता। जो भविष्य आपको दिखाई नहीं दे रहा वो आपको बेहतर दिखाई देता। और हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से संशोधन किए जा रहे हैं नए कानून के जरिए, वो यकीनन इस प्रॉपर्टी के सही इस्तेमाल की तरफ लेकर जाएगा।
वो ना वक्फ में छेड़छाड़ कर रहा है ना वक्फ की जमीन में, लेकिन उसके सही मॉनिटरिंग और उसके सही इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, जिसका विरोध करने की बात हो रही है। हालांकि बहुत बड़ा मुस्लिम तबका वो भी है जो समर्थन कर रहा है, क्योंकि उसको शायद यह आंकड़ा समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं। तो चलिए उससे पहले आपको समझाते हैं कि कानून क्या है, क्या कहता है और इस पूरे कानून का इतिहास क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ही नाम पर आपके ही चंद लोगों को जमीन सौंप कर आपके पूरे के पूरे वोट बैंक को एक पार्टी अपने साथ ले गई। जरा इस आंकड़े को समझिएगा। और 3 संशोधन हुए हैं, 1954, 1995 और 2013। वो क्या रहे, क्या वाकई में वो आपके लिए किए गए, आपके भले के लिए किए गए, या किसी और वजह से? जरा इस पर भी एक बार गौर फरमाइए। ये 3 बड़े बड़े चेहरे हैं, तीनों को या बखूबी जानते हैं। पहले हैं पंडित नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। 1954 के अंदर वक्फ कानून लेकर आए। 1995 के अंदर बड़ा संशोधन हुआ, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, और 2013 डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। उस दौरान ये बदलाव लाए गए। लेकिन बदलाव क्या लाए गए? तीनों ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री, तीनों बार ही कांग्रेस के दौर में यह परिवर्तन किया गया। शुरुआत करते हैं 1954 के साथ, क्योंकि 1954 में जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। यानी नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्डों को दे दी थी। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। अच्छा, यहां एक बात इंटरेस्टिंग है कि जो मुस्लिम यहां से पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई, लेकिन जो हिंदू वहां से सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आए उनको जमीन नहीं दी गई। दूसरा संशोधन 1995 में पीवी नरसिम्हा राव उस दौर में प्रधानमंत्री थे, और बदलाव क्या किया गया? वक्फ को बड़े अधिकार दिए गए। 1991 के बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के विध्वंस की भरपाई के लिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव किया। वक्फ बोर्डों की भूमि अधिग्रहण के असीमित अधिकार उनको दिए गए। 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां मिली और वक्फ एक्ट में नए नए प्रावधान जोड़े गए जो संशोधन किए गए। उनमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई। लेकिन जो सबसे खतरनाक रहा वो 2013, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दौरान प्रधानमंत्री थे, और उस दौरान जो बदलाव किया गया, वक्फ को और मजबूत किया गया। साल 2013 में एक बार फिर संशोधन बिल पेश किया गया। वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता मिल गई, और इसका आर्टिकल 40 जिसमें संशोधन किया गया, उस संशोधन के अंदर क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया कि अगर वक्फ किसी भी संपत्ति पर यह दावा पेश कर दे कि वो संपत्ति वक्फ की है, तो उनके इंटेंशन के हिसाब से वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। उसको एक ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है, जिसे हम वक्फ का बोर्ड कोर्ट कह रहे हैं या कहें कि जिसके जरिए सुनवाई होती है, उसके अंदर भी उसके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि उसमें यह जरूर था कि कुछ मामलों के अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जो ये किया गया 2013 में, उसके बाद देश के अंदर वक्फ की संपत्ति 10 सालों में दोगुनी हो गई, क्योंकि गांव के गांव वक्फ ने चैलेंज कर दिए कि वक्फ के हैं। इसके अलावा अनेकों जमीनों पर वक्फ ने अपने चैलेंज कर दिए, और वो जमीनें वक्फ की होती चली गई। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में संविधान को दरकिनार किया गया और कहा गया कि यदि वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, और इसके लिए अलग से इसके 40वें पॉइंट में भी यह मेंशन है। इसमें आगे कहा गया कि उन्हें क्यों लगता है कि जमीन उनके स्वायत्त में आती है, यहां तक कि मुस्लिम कानून का पालन करने वाले देशों में भी वक्फ संस्था नहीं है, ना ही किसी धार्मिक संस्था के पास वक्फ जैसी असीमित शक्तियां हैं। पाकिस्तान से पलायन करने वाले हिंदुओं को कोई भी जमीन वापस नहीं दी गई, जबकि जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन वक्फ को दे दी गई थी। जबकि वक्फ के अंदर जमीन सिर्फ दान की जाती है।
मसलन अगर मेरे पास कोई जमीन है, मैं अपनी इच्छा से उसे दान करना चाहता हूं तो वो वक्फ हो सकती है, लेकिन सरकारी जमीन नहीं हो सकती, फोर्सफुली किसी की जमीन नहीं हो सकती। और यहीं से विवाद शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा है। लेकिन वक्फ विवाद और वकालत क्या वाकई में, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं जिस तरीके से कह रहा हूं, अगर आपके मकान पर आकर कोई कहे कि ये वक्फ का है और वो वक्फ का हो जाए, अपने ही मकान के लिए आपको अगले दिन से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े और वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में ही लड़नी पड़े, फिर वहां से फैसला आपके पक्ष में ना आए, आपको कोर्ट जाने का मौका ही ना मिले और आप अपना मकान खो दे, तो आपको कैसा लगेगा? देश में बीते 20 साल और खासकर 10 सालों में कानून के नाम पर यही किया गया और देश में कितने मामले वक्फ बोर्ड में पेंडिंग चल रहे हैं, यह भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल में फैसले होते हैं, जरा ट्रिब्यूनल में पेंडेंसी कितनी है इस पर भी एक नजर डालें। 58,000 से ज्यादा वक्फ की जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले WAMSI पोर्टल पर फाइल है। इतने मामले फाइल किए गए हैं, 58,000 से ज्यादा। 12,700 से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 165 केस वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और ये आंकड़े हम नहीं दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सीधे तौर पर मुसलमानों से जोड़ता है, यकीनन जोड़ता है, लेकिन ये धार्मिक तौर पर नहीं जोड़ता है। क्योंकि धार्मिक तौर पर जोड़ता तो जो बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर यकीनन ये होता। चलिए कुछ मुस्लिम कंट्रीज के जिक्र आपके सामने करते हैं जो पूरे तरीके से मुस्लिम बाहुल्य कंट्री हैं, लेकिन वहां भी वक्फ बोर्ड जैसा कोई कानून नहीं। और ये कौन कौन से देश हैं, एक नजर इस पर भी जरा डाल लीजिए। देखिए जरा, जिन देशों का जिक्र करें, तुर्की है, लीबिया है, मिस्र है, सूडान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है और टूनेशिया है। ये वो देश हैं जहां पर वक्फ जैसा कोई संस्थान काम नहीं करता, कोई संस्थान काम नहीं करता, लेकिन देश के अंदर करता है। देश में अलग से स्वतंत्रता है और ये आपके लिए घातक है, क्योंकि जो हो रहा है उससे आपको फायदा नहीं हो रहा। और ये प्रोग्राम मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको जो लोग सड़कों पर लेकर आ रहे हैं उसमें आपका फायदा छिपा है या उनका फायदा छिपा है। और सरकार जो कानून लेकर आ रही है उससे उनका नुकसान हो रहा है और आपका फायदा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फायदा ना हो इसलिए आपको ही गुमराह किया जा रहा है और आपको सड़कों पर लाया जा रहा है। प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं, उनके जवाब आपको खुद से ही लेने हैं। इसमें सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के लिए हो या चंद लोगों के लिए। इस सवाल का जवाब आपको खुद से करना है। वक्फ की संपत्ति जिन्हें 99 सालों के लिए चंद रुपयों में लीज पर दे दी गई, वो वापस वक्फ के पास आनी चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको खुद से करना है। वक्फ के नाम पर देश के 25 करोड़ आवाम सड़कों पर वर्तमान को खराब करे या वक्फ में संशोधन के जरिए अपने भविष्य को सुधारे, यह आपको तय करना है। जो जमीन दान नहीं, जबरदस्ती कानून का सहारा ले वक्फ की गई है, वो वापस पीड़ितों को मिलनी चाहिए या नहीं, यह भी आपको तय करना है। वक्फ एक ऐसी संस्था के जरिए चले जो मुस्लिम समाज के हित में काम करे या फिर चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बने, यह भी आपको ही तय करना है। और कब तक आपके ही बच्चे वक्फ के लिए सड़कों पर उतरेंगे? आपके नेताओं के बच्चे उन प्रदर्शन का हिस्सा क्यों नहीं होते? ये नेता से सवाल कीजिएगा और इसका जवाब भी आप खुद से ही पूछिए। और प्रोग्राम के अंत में आपके बीच जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको भी साफ करते चलते हैं। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम रखने की बात जो फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं। जो इसमें शामिल किए जा रहे हैं उनका काम सिर्फ ये देखना है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। वक्फ में एक भी, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। यह तस्वीर पूरे तरीके से साफ है। और एक बड़ा बदलाव जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों को कम किया जा रहा है, शक्तियों को कम नहीं किया जा रहा,
लेकिन अगर कोई फैसला गलत हुआ है तो उसके पीड़ित को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अगले कोर्ट के अंदर उसकी अपील कर सके, ताकि इंसाफ की जो मूल धारणा है, न्याय का जो मूल सिद्धांत है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। और इसीलिए शायद वक्फ को लेकर मुस्लिम समाज समझ रहा है, मोदी पर भरोसा बढ़ रहा है, और ये कानून आने के बाद वाकई में ये उस समाज को तय करना है कि अगले 3-4 साल में उनके भले के लिए वक्फ इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देश के लिए जीता हूं। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा।